हेलो फ्रेंड्स, ये आज हम जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि ये दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का सोल्ड पेपर करवाएंगे। जो ये पेपर है दिल्ली पुलिस का, जैसे इसमें तो बहुत लेंथी तरीके से इसने सोल्व करके दिया है। मैं आपको बताऊंगा कैसे शॉर्टकट तरीके से आपको सोल्व करना है। ये 8 दिसंबर 2017 का थर्ड शिफ्ट का पेपर है। और तो इसमें ये दो क्वेश्चन तो इसमें रीजनिंग के बीच में घुसा दिए इसने। जैसे ये वाला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन ये है इसमें कि 20% तथा 60% की दो क्रमिक छूट पर 24 नंबर क्वेश्चन, 23 नंबर क्वेश्चन है। पहले तो क्वेश्चन नंबर 23 है, ए तथा बी की वर्तमान आयु क्रम से 32 वर्ष और 24 वर्ष है। 8 वर्ष पश्चात ए और बी का अनुपात क्या होगा। दूसरा है 20% और 60% की दो क्रमिक छूट पर निवल छूट क्या है। तो ये दो क्वेश्चन इसने घुसा दिए, तो हम इनको देखते हैं। ये मैंने यहाँ पे लिखे हुए हैं, तो ये देखो, ये है ए और बी की वर्तमान आयु 32 और 24 है। 8 वर्ष पश्चात ए और बी की वर्तमान आयु ए और बी की आयु का अनुपात क्या होगा। 8 साल बाद देखो, किसी की अब 32 है तो 8 साल बाद 40 हो जाएगी। किसी की अगर 24 है तो 8 साल बाद 32 हो जाएगी। तो इनका अनुपात क्या होगा, 40 अनुपात 32। यानी अगर कटता हो तो इनको काट दो, तो किससे कट जाएगा, 8 × 40 और 8 × 4 = 32। 8 से कट जाएंगे दोनों, तो अनुपात 5:4 हो जाएगा। तो आंसर देखो, ये 5:4 इसका आंसर यहाँ पे है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये कि 20% और 60% के दो क्रमिक छूट निवल छूट क्या है। तो इसका मेरे बेसिक में जाके देखोगे आप, ये इंटरेस्ट के उसमें, ब्याज के उसमें देखोगे तो मैंने वहाँ पे सूत्र बताया हुआ कि 100 जो भी जितनी भी ये आपको छूट के क्रमिक छूट के बारे में पूछा जाए, उनका क्या करना है, 100 माइनस के, और 100 में से 20 जाके 80 बचेगा, 100 में से 60 जाके 40 बच जाएगा। और ये इन दो के जितने भी आपको ये छूट दी जाएगी उनसे एक कम, यानी 3 है तो 4, ये 2 है तो 1 लिखो, 3 है तो 2 लिखो, और 4 है तो 3 लिखो। यानी नीचे 1 कम 100 लिख लेंगे, 1 कम 100 लिख लेंगे। जैसे 2 थे ये, तो 100 का हमने 1 लिखा। अगर ये 3 होते तो 100 × 100 कर देते, और 4 होते 100 × 100 × 100 कर देते, यानी नीचे 300 के आ जाते। तो ये मैंने अपने बेसिक में भी बताया हुआ है। तो ये इसका जो एक डायरेक्ट वो होता है ये क्रमिक छूट निकालने का। तो इससे यहाँ पे निकालोगे 100 माइनस के 80 × 40/100, 0 से 2 0 कट जाएगी। 8 चौक 32, और 100 में से 32 जाएगा, 68% इसका उत्तर आएगा। और टाइप सेकंड से भी आप कर सकते हो इसको। 20% को 1/5 कहेंगे, छूट है तो 4/5 हो जाएगा, 5 में से 1 चले जाएगा, 4/5 हो जाएगा। 60% को 3/5 कहेंगे, छूट है तो 5 में से 3 जाकर 2/5 हो जाएगा। और क्योंकि ये छूट मिलने के बाद क्या होता है, छूट हमेशा अंकित मूल्य पर मिलती है, और अंकित मूल्य पे छूट मिलने के बाद वो विक्रय मूल्य बन जाता है। तो अगर हम अंकित मूल्य 100 रुपये मान के चले इसका, तो हमने 2 छूटें दे दी इसको, 4/5 और 2/5। 100 का 4/5 2/5 कर दिया, तो 25 चौका 100, 4 चौक 16, दोनों 32 रुपये हो गया। 32 रुपये हो गया छूट आने के बाद में। तो छूट कितने की मिली, 100 में से हमने 32 घटा दिया, 68 रुपये की छूट मिली, यानी 68%। तो इसका उत्तर कितना है बच्चों, 68 है। तो दोनों तरीकों से हम निकाल सकते हैं इसका। देखो 68 पे यहाँ पे हम निशान लगा देंगे, 68% पे। तो अगला आगे क्वेश्चन करते हैं। तो आप देखोगे जो मैंने बेसिक कराया है उससे बाहर नहीं जाएगा कुछ भी, आप सब कुछ उसी के अंदर ही रहेगा। दिल्ली पुलिस का आप जो देखोगे पेपर, मैं पूरा पेपर कराऊंगा, 8-10 साल के एग्जाम पेपर कराऊंगा पिछले, आपका आराम से नंबर आ जाएगा अगर आप थोड़ी सी भी स्टडी वहां से कर लेते हो उससे। यहाँ से ये 86 से हमारे ये मैथ्स के क्वेश्चन शुरू हो जाते हैं। 2 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या को 6 से विभाजित करने पर शेषफल क्या होगा। अब इसमें देखो इसमें कोई कुछ क्वेश्चन है, मैंने अभाज्य संख्या आपको याद करने के लिए बोली है। 2 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या 97 होती है, सिंपल सी बात है। और 97 को 6 से भाग करोगे तो एक उसका एक शेष बचता है। तो आपको ये चंद सेकंड का सवाल है। देखो 2 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या को 6 से विभाजित करने पर शेषफल क्या 97 से होती है। आप मेरे जो मैंने बताया हुआ है कि बिगनर वाले में देखोगे जाके कि वहाँ पे कोई अभाज्य संख्या मैंने बताई है, सबसे बड़ी 97 होती है 2 अंकों की, तो एक शेष आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है इसका, देखो एक शेष आ गया। अगला क्वेश्चन है 1 से 70 तक कितनी संख्याओं में अंक 6 आता है। देखो सेम यही है, 1 से 70 तक कितने अंकों में 6 आता है। तो अब देखो
1 से 10 तक की 6 है एक संख्या, 1 से 10 तक 6 होगा तो 10 से 20 तक 16 में 6 आएगा, और 20 से 30 तक 26 में आएगा, फिर 36 में आएगा, फिर 40 में, फिर 56 में, फिर 60 में, फिर 61, 62, 63, 64, ये 9 अंकों में तक इसमें 6 आ जाएगा, 60 से लेकर 70 तक। 60, 61, 62, 63, 64, 65, यहाँ देखो ये 2 6 आ गए, 66 में 2 6 है, 67, 68, 69, एक 1 6 है। तो अब काउंट कर लेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, और यहाँ पे 2 है तो 12 से सुधा 14 पे जाएगा। ये गलती करी होगी सब ज्यादातर बच्चों ने, यहाँ 12 से सुधा 14 पे जाएगा, 15 16 17, और आंसर इसका 17 होगा। तो कुछ क्वेश्चन था ये, देखो सीधा आंसर 17, इसमें ना कोई सूत्र है ना कुछ है, सीधा आंसर 17 आएगा। अगला क्वेश्चन है इतना, 99 से 1/2, तो ये स्पष्ट दिखने के लिए मैंने बड़ा लिख दिया। 99 से 1/2 प्लस 99 से 1/6 और 99 से 1/12, 99 से, देखो अब या तो मैंने बोला हुआ है जो सही में होगा, जो सही में हो गए तो उनके क्या करेंगे, 99 99 99 99 ये अलग जोड़ लेंगे, और 1/2 1/6 1/12 1/20 1/30 अलग जोड़ लेंगे, या तो 99 99 को अलग अलग जोड़े, या शुद्ध 99 गुणा 5 कर दो, तब भी वो आएगा 99 गुणा 5 जमा, सही वालों को एक तरफ जोड़ लेंगे और जो बचे हुए उनके एक तरफ, जमा 1/2 जमा 1/6 जमा 1/12 जमा 1/20 जमा 1/30, तो इनका लघुत्तम 60 आ जाएगा। इसका ये 30 दूनी 60, तो यहाँ पे 1 30 आ जाएगा। अच्छा ये 10 6 60 10 आ जाएगा, 12 5 60 5 आ जाएगा, 20 30 60 3 आ जाएगा, 30 दूनी 60 ये बताने की जरूरत नहीं है, 99 गुणा 5 जमा इतने हो गया। अब देखो 30 10 40 और 5 3 8 2 10 40 10 50 50/60 ये हो गया, और 99 गुणा 5 ये हो गया। तो अब यहाँ पे ये क्या होगा, 99 गुणा 5 जमा 50 के 50/60 था, ये दोनों की जीरो काट दिए एक दूसरे से, तो ये हो गया। अब जा इसके इसे खोलेंगे तो प्लस का मतलब है कि 6 की इसमें गुणा करेंगे और फिर इसमें 5 जोड़ने गुणा करेंगे, तो 6 की जब इसमें गुणा करें तो 495 हो गया, सॉरी 99 को 5 में गुणा करके 495 हो गया। अब 495 में 6 की गुणा करके उसमें 5 जोड़ दिया, तो ये इसका या तो 1 मान लो, वो बच्चों की तरह अगर आप करोगे तो ये 1 मान लो, इस तरह नंबर कभी नहीं आएगा। आपको डायरेक्ट ही सोचना पड़ेगा दिमाग में ही कि इसकी में इसमें क्यों गुणा करके ये 5 जोड़ दिए, ये बटे 6 हो गया, और इसको इसका आंसर 2975/6 हो गया। ये देखो 2975/6 ये आंसर आ गया, ए आंसर है इसका। अगला क्वेश्चन, 150 से 200 तक ऐसी कितनी संख्या है जो 9 से विभाज्य है। देखो ये मैं अभी संख्या पद्धति के मैं बता चुका हूं कि 9 से विभाज्य होने का नियम क्या होता है। 9 से विभाज्य होने का नियम मैंने जो बिगिनर्स वाले में उसमें बताया है। विभाज्य होने के नियम आपको हर हालत में याद करने पड़ेंगे, नहीं तो आप नहीं कर सकते। विभाज्य होने का 9 से विभाज्य होने का नियम क्या है कि उसके अंकों का योग 9 से विभाजित होना चाहिए। अंकों का योग जब इस तरह के क्वेश्चन को मैं सलाह दूंगा कि गोल घेरोड़ा खींच के और आगे बढ़ जाओ, क्योंकि इसमें थोड़ा समय लगता है। क्या लगेगा? समय। बाद में मैं ये कह रहा हूं कि वहां पे समय की कीमत है, ये नहीं है कि होगा या नहीं होगा। कोई क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो होगा नहीं, कुछ मिनट ज्यादा लेगा, कुछ घंटे ज्यादा लेगा, कुछ दिन ज्यादा लेगा, ऐसा नहीं है कि होगा नहीं, होते सब है, लेकिन बात समय की है। तो ये समय ज्यादा लेगा, जो समय ज्यादा लेने वाले क्वेश्चन है वो आपकी इतनी प्रैक्टिस होनी चाहिए कि आपको देखते ही पता लग जाए कि ये क्वेश्चन हमारा समय ज्यादा लेगा, तो उसे एकदम छोड़ के आगे निकल जाओ और बाद में अगर समय बचे तब करो। स्ट्रेटेजी ऐसी होनी चाहिए अगर आपको देखते ही पता चल जाए कि ये क्वेश्चन समय ज्यादा ले सकता है, इसलिए इसे छोड़ो और आगे बढ़ो। ये क्वेश्चन समय कम ले सकता है, आपको देखते ये पता लग जाना चाहिए कि समय दूरी से है, ब्याज से है, क्या कौन से चैप्टर से है, इसमें आप एक्सपर्ट हो या आपकी कमजोर हो, मेंसुरेशन क्षेत्रमिति से है, किस चीज से है, आपको एकदम देखते पता लग जाना चाहिए कि कौन से चैप्टर से है ये सवाल, कौन से चैप्टर से उठाया है। तो देखो इसको करेंगे यहाँ पे, देखो 150 के बाद में 150 के बाद में 151, देखो 151 के अंक जोड़ो, 5 और 2 7, 52 में 5 और 3 8, 5 और 2 7 और 1 8, 53 में 5 और 3 8 और 1 9। तो इस तरह आप देखोगे 5 और 2 7, 5 और 3 8, 5 और 4 9, 7 नहीं कटेगा 9 से, 8 नहीं कटेगा 9 से, ये 9 कट जाएगा 9 से। तो यानी 151 से अब फिर 5 और 5 10,
आगे आ जाएगा, क्योंकि देखोगे 1 5 4 154 में क्या होगा, 5 4 9 1 10 हो जाएगा 154 में, तो 5 और 5 10 हो जाएगा, 4 और 1 5 और 5 10 हो जाएगा, तो ये 10 भी नहीं कटेगा, 11 भी नहीं कटेगा, 12 भी नहीं कटेगा, 13 भी नहीं कटेगा, 14 भी नहीं कटेगा, 15 भी नहीं कटेगा। आप देखोगे इनके अंकों का योग ऐसे ही होता चला जाएगा, इनके अंकों का योग ऐसे ही होता चला जाएगा। ठीक है, देखो इनके अंकों को 9 और 1 10, ये ऐसे होता चला गया, यानी 15, तो को क्या कटेगा 9 से, सिर्फ ये कटेगा और कटेगा नहीं, तो क्या कटेगा 153 कटेगा, क्या कटेगा 153 9 से कट जाएगा। काटो, हाँ 9 कम 9 और 9 से 63 कट गया ना, और कोई सी संख्या नहीं कटेगी। इसी प्रकार देखो 150 से 160 तक की क्या कटेगा, 150 से 160 तक की आपका सिर्फ 153 कटेगा। इसी प्रकार आप 6 3 9 6 4 10 उसमें काटोगे, 6 3 9 यहाँ पे करता है 162 कटेगा, 7 और 2 9 सिर्फ 171 कटेगा, और ये 160 से 170 हो गया, 170 से 180 हो गया, 180 से और 190 तक क्या कटेगा, 8 और 1 9 और 8 और 10 18, तो दो संख्या कट जाएगी, यानी 181 और 189 कट जाएगा, और यहाँ पे 180 से 190 से और 200 तक की 9 9 18 यानी 198 कट जाएगा। तो इस तरह आप इनको निकाल सकते हो, अगर आपके पास में इसके भाग्य मतलब इसको विभाजित करने का नियम आपको याद है, तो इस तरह ये इतनी संख्याएं आ जाएगी, 154 162 171 181 188 198 6 संख्या आ जाएगी। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा बच्चों, इसका आंसर हो जाएगा 6 आंसर हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन है ये, देखो मैंने बताया था ये जरूर आता है, ये जरूर आता है, इस संख्या पद्धति में बता चुका हूं इसमें कि इससे रिलेटेड क्वेश्चन आता है। अब हमें क्या करना है, इसे देख कर घबराना नहीं है, इसके स्ट्रक्चर पर ध्यान देना है। और मैं बताया था कि बिगिनर वाले में मैं बता चुका हूं, वर्ग घन आपके याद होना चाहिए, नहीं होंगे तो आपका नंबर नहीं आएगा। 15 तक घन, 25 तक वर्ग, 25 तक पाड़े, मैं बोल चुका हूँ इस चीज को। और परसेंटेज हमको या जो मैं बता चुका हूँ कौन सी याद होनी चाहिए, अगर नहीं होंगे तो आप बार बार उसमें क्या होगा, नंबर नहीं आएगा। अब देखो मुझे पता है कि 0.512 0.027 और 0.8 का स्क्वायर 0.3 और 0.24। अब देखो ये किया क्या इसने कुछ नहीं किया, 8 घन 512 और 3 घन 27, और यहाँ पे क्या किया है 8 घन 512 3 घन 27। तो देखो ये इसने 8 घन किया है। देखो मैं दशमलव वाले में बता चुका हूँ, घन का मतलब है क्या, 8 की हमने 0.8 की 3 बार गुना की होगी, 0.8 की 3 बार गुना की होगी, तो 0.8 में कितने अंकों पे, दशमलव 1 पे, और जब इसकी 3 बार गुना करोगे तो कितने हो जाएंगे, 3 पे, क्योंकि गुना में दशमलव जुड़ता है तो 3 अंक पे हो जाएगा। इसी प्रकार इसमें हो जाएगा इसी प्रकार अगर इसका घनमूल करेंगे तो घनमूल का मतलब क्या होगा, भाग का मतलब होगा, तो इसका ये कितने अंक पे रह जाएगा, फिर 1 पे आ जाएगा अगर घनमूल करेंगे। इसी प्रकार वर्ग में क्या होता है, वर्ग में क्या होगा, घन में 3 पे चला जाएगा अगर 1 पे है तो, यानी 3 की गुणा हो जाएगी। घन में दशमलव में 3 की गुणा करेंगे और वर्ग में दशमलव में 2 की गुणा करेंगे। 1 अंक पे है तो 1 में 2 की गुणा 2 पे हो जाएगा। अगर यहाँ पे घन है तो 1 की 3 में गुणा करेंगे। तो ये हमेशा याद रखना, वर्ग करोगे तो 3 की गुणा कर दो दशमलव में, 1 अंक पे 1 का मतलब 1 गुणा 3 यानी 3 अंक पे, और 2 वर्ग है तो 2 की गुणा कर दो, 2 गुणा 1 यानी 2 पे, ठीक है। और यहाँ पे अगर ये 2 अंक पे होता है और 2 अंक पे का वर्ग करते हैं हम तो 2 3 6 अंक पे चला जाता है। इसी प्रकार अगर ये यहाँ पे 2 अंक पे होता है और इसका हम घन करते तो 2 ये हो जाता क्या, 2 3 6, और वर्ग में क्या हो जाता, और यहाँ पे 2 दूनी 4 हो जाता अगर 2 अंक पे होता तो इस प्रकार इसका देखो ये 8 का घन है, 0.8 का घन है, 0.3 का घन है। कैसे पता लगा, मैं दशमलव नहीं देखता, मैं देखता हूँ पीछे क्या संख्या लिखी हुई है। 512 लिखा हुआ है और 512 1 अंक पे दशमलव है तो 1 या 3 अंक पे तो दशमलव चला जाएगा, ठीक है। और 8 घन 512 होता है, ठीक है। तो इसका मतलब इसका घन है, ये इसका घन है। तो मैंने स्ट्रक्चर बताया था 3 3 2 2 1 1, देखो 3 3 2 2 1 1,
8 या 24, 2 अंक पे दशमलव, 2 अंक पे दशमलव। तो इसके लिए क्या करना है, सीधा इनको जोड़ देना है, 0.8 0.3 को क्या करना है, इनको जोड़ देना है और 1.1 आंसर आ जाएगा। ये मैं कल बता चुका हूँ, सिर्फ अंतर है इतना है कि ये डेसिमल में दे दिया इसने, स्ट्रक्चर वही है। 91 किसी संख्या के 40, देखो यहाँ पे आंसर भी दिया होगा उसने, 1.1 आंसर आ गया। किसी संख्या का 40% 60% 40%, सॉरी, किसी संख्या का 40% का 60% तो 96 के बराबर है। किसी संख्या के 40 का 60% 96 के बराबर है, उस संख्या का 48% क्या है? देखो ये लिखा हुआ मैंने क्वेश्चन यहाँ पे, किसी संख्या के 40% का 60% 96 के बराबर है। तो देखो 40% को 2/5 कहेंगे, 96 को 3/5 कहेंगे। तो संख्या मान लिया x हमने, x का 2/5 गुणा 3/5, 2/5 गुणा 3/5 बराबर कितने हैं, 96 के। तो यहाँ पे 3 दूनी 6, 6 से शुद्ध 96 काट देंगे, क्योंकि नीचे वाला क्या है, भाग में है, ये इधर गुणा में जाना है, ये तो इसी का भाई है। नीचे वाला क्या है, इसी का भाई है। लड़ेगा कौन, ऊपर वाला इसके साथ में, क्योंकि ये इसके भाग में जाएगा। तो भाग में जाएगा तो ये आपको मैं कहता हूँ नंबर आना है, तो ये छोटी छोटी कैलकुलेशन आपको समझनी पड़ेगी, दिमाग में ही लिखना कम से कम करना है, कम से कम लिखो, पेन एग्जाम में कम से कम चले। तो ये भाग में जाना है, इसलिए लिखने की जरूरत नहीं है। 3 दूनी 6, 16 से कम 96 मैंने यहीं से काट दिया। अब 96 की 25 में गुणा करके, और मैंने बताया था क्या करना है, 96 की 25 5 की कितनी भी घात से गुणा करनी हो तो क्या करेंगे, जितने 5 है उतने 0 लगा के और 2 का उतना ही उतने 2 की घात कर देंगे। ये 5 की घात 2 है तो 2 0 लगा दिया और नीचे 2 की घात कर दी, तो 1600/4 400 आ गया इसका। और नहीं तो 25 की 16 में गुणा करते रहो, 25 का 150 और 25 का 25 और 15 कितने हो जाएंगे, 40। तो या तो गुणा कर लो या फिर जो मैंने बताया 4 चौक 16 सीधा 400 आ गया, किसी प्रकार से कर लो। 5 की मैंने बताया था कल, ये संख्या पत्ती में गुणा कैसे करनी है, संख्या पत्ती के एक्सरसाइज में वहां पे जाके देखना। तो अब ये आ गया, x का मान कितना आ गया, ये आ गया। ये कह रहा है उस संख्या का 48% कैच करो, तो 400 का 48% कितना हुआ, ये हो जाएगा 4 32 और 4 16 3 19 192 में हो जाएगा। तो यहां से ये क्वेश्चन निकल जाएगा, इसका आंसर देखो ये रहा 192। अगला क्वेश्चन, मनीष तथा पंकज की आय का अनुपात 11:7 है। यदि पंकज की मनीष से 6000 कम है तो मनीष तथा पंकज की आय, ये क्वेश्चन ये रहा। मनीष तथा पंकज की आय का 11:7 है। तो अगर पंकज को मनीष से 6000 रुपये कम प्राप्त होते तो देखो मनीष पंकज 11:7 है, हमारे हिसाब से अंतर कितना है, 4 का। वो कह रहा है इन दोनों में अंतर 6000 रुपये का है, तो रियल बटे इमेजिनरी कर देंगे, 6000/4, ठीक है। तो 1500 यूनिट आ गया। तो क्या निकालना है, पंकज की कुल आय निकालनी है। पंकज की कितनी है, 7, तो 1500 में ये क्या करने का, मनीष और पंकज की कुल आय, तो दोनों की 11 7 18 है, 18 की 1500 में 18 की 1500 11 7 18 की दोनों की टोटल कितने हो, 11 7 18, 18 की 1500 में गुना कर देंगे तो ये आंसर आ जाएगा 27000। ठीक है। अब ये हुआ कैसे, ये मेरे जाके अनुपात समानुपात में देखो, वहां पे बेसिक में वहां पे पता चलेगा। आंसर देखो ये आ गया 27000। अगला क्वेश्चन है, 3 संख्याओं का औसत 12 है। ये क्वेश्चन यहाँ पे देखो, 3 संख्या का औसत 12 है। पहली संख्या शेष 2 संख्याओं की औसत से 6 कम है। तीसरी संख्या शेष 2 की औसत से 6 अधिक है। पहली संख्या और तीसरी संख्या के बीच अंतर क्या अंतर है, यहाँ पे देखो औसत कितना है, औसत है इनका, औसत जैसे ये बता रहा है कि तीनों का औसत है 12, तो औसत 12 है तो योग कितना हो गया, 36 हो गया। 12 थी, योग कितना हो गया, 36 हो गया। तो 36 हो गया। अब उसने शर्त भी दी है। शर्त क्या दी है उसने शर्त दी है, ये शर्त दी है। पहली शर्त है तीसरी संख्या शेष 2 संख्या के औसत से 6 अधिक है। तीसरी संख्या का मतलब क्या है, तीसरी संख्या यानी ये वाली शर्त है, जेड जो है शेष 2 एक्स और वाई के औसत से 6 अधिक है। और दूसरी शर्त क्या दी है, पहली तथा तीसरी संख्या की दूसरी शर्त है पहली संख्या शेष 2 की औसत से 6 कम है। ये पहली संख्या शेष 2 औसत से 6 कम है। तो पहली संख्या x बराबर क्या है, दोनों के औसत से 6 कम है।
दोनों के औसत से 6 कम है तो 6 कम कर दी। पहली संख्या दोनों के औसत से 6 कम है, तो अगर दोनों के औसत में से 6 घटा देंगे तो ये इसके बराबर, या तो इसमें 6 जोड़ दो या इसमें से 6 घटा दो। भाई दोनों के औसत से ये 6 कम है तो इसमें 6 जोड़ देंगे, तो 6 कम है, दोनों को औसत बराबर कितना होगा, x प्लस 6, तो ये प्लस 6 इधर जाके माइनस में चले जाएगा। ठीक है, तो ये इस तरह दो समीकरण बन जाएगी। अब यहाँ से देखो, जो ये 2x हो गया, 2x, और ये ये इधर चला जाएगा, इसकी गुणा इधर हो गई, 2x हो गया, और इसकी गुणा इधर भी हो जाएगी। पहले इधर करेंगे क्योंकि इनका लघुत्तम निकाल, पहले ये इस जो जिस साइड में है उसका हिसाब बराबर करना है ना, तो 2 के 12 हो जाएगा, y प्लस जेड माइनस के 12 हो जाएगा ये। ठीक है, माइनस के 12 हो जाएगा, और ये फिर इसको इधर ले जाएंगे, 2x हो जाएगा ये, तो ये 2x बराबर क्या हो जाएगा, y प्लस जेड माइनस के 12। अब y प्लस जेड क्या है, दोनों प्लस है, इधर जाके माइनस हो जाएगा, तो 2x माइनस के y माइनस के जेड बराबर माइनस के 12, ये तो हो जाएगी पहले समीकरण से। और दूसरे समीकरण से देखो, दूसरे समीकरण से फिर क्या करेंगे, वही पहले इधर का हिसाब किताब बराबर करेंगे, 2 के 12 हो जाएगा, x प्लस वाई प्लस 12 हो जाएगा, और फिर इस 2 को हिसाब किताब बराबर होने के बाद में क्या होगा, इधर गुणा कर देंगे, 2 जेड हो जाएगा, 2 जेड माइनस के x, क्योंकि ये प्लस में है तो इधर जाकर माइनस हो जाएगा, माइनस के x माइनस के y बराबर कितना रह जाएगा, इधर 12 रह जाएगा प्लस का। तो क्या करेंगे, हमें क्या करना है, हमें देखना है कि हमें ये कह रहा है कि पहली और तीसरी संख्या के बीच अंतर, पहली और तीसरी के बीच में अंतर ज्ञात करना। देखो, पहली के और तीसरी के बीच में हमें अंतर ज्ञात करना है, इन दोनों के बीच। अंतर के लिए क्या करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा, तो घटा दिया हमने, इसमें से घटा, जब हम घटाएंगे तो आप देखोगे कि यहाँ माइनस आने, ये इसके सारे अंक पलट जाएंगे। जो प्लस का घटाने का मतलब है, माइनस का कि अगर आप अंदर में कहीं भी गुना करते हो तो उसके सारे अंक वो पलट देता है, यानी माइनस का प्लस, ये प्लस का माइनस, माइनस का प्लस, माइनस का प्लस। अब ये क्या होगा, देखो ये माइनस का है और ये प्लस का हो गया, तो माइनस से प्लस कट जाएगा क्योंकि अंक बदल गया, इसका ये चिन्ह बदल गया, तो इससे कट गया। अब देखो 2x ये है और ये 1x ये है, क्योंकि प्लस का है तो 3x हो गया, और एक माइनस का जाड़ ये है और 2 माइनस के जाड़ ये है, तो माइनस माइनस जुड़ जाएंगे, माइनस के 3 जाड़ हो जाएगा, तो 3 जाड़ ये हो गया, और ये भी माइनस का है और ये भी माइनस का हो गया, तो 12 12 24 हो जाएगा। तो 3 बराबर क्या होगा, x माइनस के जाड़ बराबर 24, और x माइनस के जाड़ ये इधर भाग में चला जाएगा, तो 3 8 24, 8 आ जाएगा। अंतर कितना आ गया, 1 का और तीसरी का अंतर कितना आ गया, 8 आ गया। तो इस तरह के क्वेश्चन में जो टाइम टेकिंग थोड़ा सा होते हो, गोल घिरोड़ा खींचो और आगे निकल जाओ, उसको बाद में देखेंगे अगर समय बच गया तो। ठीक है, क्या स्ट्रेटेजी अपनानी है, अगर जो आपको पता होना चाहिए कि ये समय ज़्यादा लगेगा, इसलिए इसे छोड़ो और बाद में देखेंगे, इसलिए जो जल्दी होने वाले क्वेश्चन है उनको पहले करो। तो आंसर क्या आ गया, इन दोनों का अंतर 8 है, तो देखो यहाँ पे अंतर क्या आएगा, 8 आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है, साधारण ब्याज पर एक राशि 2 वर्षों में इतने हो जाते हैं, 882 हो जाती है। सेम क्वेश्चन ये रहा, साधारण ब्याज पर एक राशि 2 वर्षों में 882 हो जाती है तथा 3.5 वर्षों में रुपए इतने हो जाती है, ब्याज की दर ज्ञात करें। साधारण ब्याज का सूत्र है, तो साधारण ब्याज का सूत्र है, देखो 2 वर्षों में, 2 साल में तो मिश्र धन इतना हुआ, ठीक है, मूलधन जमा ब्याज, और 3.5 साल में मूलधन जमा ब्याज इतना हुआ, ठीक है। 2 साल में इतना हुआ मिश्र धन, और 3.5 साल में मिश्र धन इतना हुआ, यानी 1.5 साल में इन दोनों का अंतर करोगे तो 1.5 साल, और इन दोनों का अंतर करोगे तो ब्याज आ जाएगा, तो 1.5 साल का ब्याज कितना होगा, इतना हो जाएगा जो इनका अंतर होगा। ये मैंने किया हुआ, देखो यहाँ पे मूलधन 2 साल का इतना है, ठीक है, 2 साल का मूलधन क्या है, इतना हो गया, 2 साल का मूलधन इतना हो गया, ठीक है, और 3.5 साल का मूलधन कितना हो जाएगा, 2 साल का, सॉरी मूलधन नहीं मिश्रधन, 2 साल का मिश्रधन ये हो गया, और 3.5 साल का मिश्रधन ये है, तो 1.5 साल का जो ब्याज हो जाएगा, 1.5 साल का जो ब्याज हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, 2 साल के 3.5 साल के मिश्रधन में से 2 साल का मिश्रधन घटा देंगे, तो ये 3.5 साल का ब्याज, सॉरी 1.5 साल का ब्याज आ जाएगा, 1.5 साल का ब्याज हो गया, ठीक है। अब 1.5 साल का ये ब्याज हो गया, 1.5 साल का ब्याज इतना है, 1 साल का कितना होगा, बट 1.5 साल का इतना है तो 1 साल का कितना होगा, तो इतने बटे 1.5 हो जाएगा, ये 91 रुपये, ठीक है,
1 साल का ब्याज कितना हो जाएगा? 91 रुपये। ₹91 हो गया। अब 1 साल का ब्याज ये है, तो 2 साल का ब्याज कितना हो जाएगा? 2 साल का ब्याज हो जाएगा 2 गुणा 91 बराबर 2 एकम 2 2 नम 18 182। क्यों निकालना पड़ा हमें 2 साल का? हमें तो 1 ही साल कैसे काम चल जाए, 2 साल का इसलिए निकालना पड़ा क्योंकि 2 साल का उसने मिश्र धन दिया है। देखो हमारे पास में क्या आ गया? समय 1 साल आ गया, ठीक है। हमारे पास ब्याज आ गया 1 साल का, ठीक है। अब समय 1 साल आ गया, ब्याज आ गया, हमें मूलधन की तो जरूरत है। मूलधन कहाँ से निकलेगा? जब मूलधन यहाँ से निकल, 2 साल का मिश्रधन दिया है उसने, 2 साल का मिश्रधन दिया है, तो मूलधन कैसे प्राप्त करेंगे? मूलधन में से 2 साल का ब्याज घटा देंगे। तो 2 साल के मूलधन में से 2 साल का ब्याज घटा दे, तो ये सॉरी 2 साल के मिश्रधन में से 2 साल का ब्याज घटा देंगे, मिश्रधन में से ब्याज घटा देंगे तो मूलधन आ जाएगा। तो मूलधन कितना हो गया? 700। मूलधन हमारे पास 700 हो गया, समय 1 साल हो गया और दर हमें निकालनी है और ब्याज हमारे पास 91 रुपये हो गया। तो इसका सूत्र क्या होता है? देखो कैलकुलेशन कम से कम करने के लिए मैंने यहाँ पे कर दिया। वैसे क्या होता है? मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100 बराबर ब्याज होता है। तो यहाँ पे क्या हुआ? यहाँ पे क्या हो जाएगा? मूलधन कितना है हमारा? मूलधन है 700, दर का हमें पता नहीं, समय हमारा 1 वर्ष बटे 100 और 91 रुपये हो गया। इसका ये इतनी जो कैलकुलेशन है मैंने दिमाग में की, ऐसे ही आपको करना है, इतनी कैलकुलेशन दिमाग में करनी है। और आर बराबर क्या होगा? 100 इधर गुना में चले जाएगा और ये 700 भाग में चले जाएगा। तो ये 700 भाग में चला गया, 100 ऊपर गुना में चला गया, 100 से 100 कट गया और 7 से 94 13 बार गया, 13% आ गया इधर। तो लिखने की कम कोशिश करो, दिमाग में काम ज्यादा करो। और ये तब होगा जब कैलकुलेटर नहीं उठाओगे, पहाड़े मुंह से पढ़ोगे, गिनती मुंह से पढ़ोगे, वर्ग मुंह से पढ़ोगे, घन मुंह से पढ़ोगे। जो कैलकुलेटर उठा के करेगा वो कभी कामयाब नहीं होने का। क्योंकि दिमाग जब आप बार बार पढ़ा पढ़ोगे तो वे पहाड़े ऑटोमेटिक याद रहेंगे, वर्ग घन आपको याद रहेंगे। न तो एक बार याद करोगे फिर आप भूल जाओगे, और जो आपको निराश बहुत करेगा टाइम पे आगे। तेरा आंसर आ गया 13%। राहुल ने अंकित मूल्य पर 25% छूट सहित एक घड़ी खरीदी। ये क्वेश्चन कहाँ है? ये रहा। राहुल ने अंकित मूल्य पर 24% छूट सहित एक घड़ी खरीदी। उसने घड़ी की कीमत कितने रुपए अदा की? तो घड़ी का अंकित मूल्य है, देखो अंकित मूल्य मैं कहा था, अंकित मूल्य पर जब छूट देंगे तो क्या आएगा? विक्रय मूल्य आएगा। अंकित मूल्य पर 24% छूट दी, 24% का मतलब हो गया 6/25। 24% का मतलब हो गया 6/25, ठीक है। और यानी उसने, और यदि अंकित मूल्य 25 रुपए है तो 25 का 24% 6 होगा। ये मेरे परसेंटेज में जाके देख रहा, तो 6 होगा, यानी 6 रुपए की छूट दी उसने। तो 6 घट के कितना? छूट का मतलब कमी, कमी का मतलब 25 में 6 जाके 19 बच जाएंगे। अंकित मूल्य अगर उसका 25 है तो विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा? 19 हो जाएगा। तो ये कह रहा है क्या? उसने घड़ी की कीमत इतने रुपए अदा की, यानी विक्रय मूल्य ये कह रहा है उसका 779 रुपए, हमारे हिसाब से उसका विक्रय मूल्य 19 रुपए। तो रियल बटे इमेजिनरी 779/19 41 यूनिट आ गया। तो क्या कह रहा है? तो घड़ी का अंकित मूल्य ज्ञात करे, तो जो मानी थी उसमें यूनिट की गुना कर देंगे, तो ये इसका आंसर आ जाएगा 25 गुणा 41, ये हो गया 25 कम 25 और 25 चौका 100 और 2 102, यानी 1025 रुपए इसका आंसर आ जाएगा बच्चों। तो आशा करता हूं समझ आई होगी। ये देखो इसका आंसर 1025 आंसर है। अगला क्वेश्चन, किसी वस्तु को 700 रुपये में बेचने से एक आदमी को 30% की हानि हुई। क्वेश्चन ये रहा, किसी वस्तु को 700 रुपये में बेचने पर एक आदमी को 30% की हानि हुई। 30% लाभ प्राप्त करने के लिए उसे उस वस्तु को कितने रुपए में बेचना चाहिए? टाइप फर्स्ट ही है, जो लंबा चौड़ा आप निकालना चाहो। तो क्योंकि मैंने कहा था कि 30% की हानि हुई, 700 रुपये में बेचने पर उसने एसपी दे दिया। एसपी क्या है? विक्रय मूल्य दे दिया, और 30% की हानि दे दी, 30% की हानि दे दिया और 30% लाभ प्राप्त करना है। तो देखो 30% का मतलब होता है 3/10, हानि मतलब 7/10। या तो इस तरह से निकाल लो, पीएसपी लॉस प्रॉफिट हो गया। तो 10 पे 3 रुपये का लॉस हुआ उसे, तो 10 का क्या होगा? क्रय मूल्य, और 3 रुपये के लॉस पे यानी 7 रुपये उसने बेच दी। तो ये तो हमारे हिसाब से क्या हुआ?
हमारे हिसाब से इसका जो क्रय मूल्य कितना हुआ 10, और उसके हिसाब से सॉरी हमारे हिसाब से जो ये तो विक्रय मूल्य है बेचने पर, क्या है विक्रय मूल्य, तो हमारे हिसाब से विक्रय मूल्य 7 है और इसका हिसाब से विक्रय मूल्य 700 है। तो 700 बटे 7 रियल बटे इमेजिनरी हो जाएगा, 100 यूनिट आ गया, 100 यूनिट की 10 में गुना करोगे क्रय मूल्य आ गया, 7 में गुना करोगे विक्रय मूल्य और 3 में गुना करोगे तो लाभ प्रॉफिट आ गया। तो इसका क्रय मूल्य कितना हो गया 100 रुपये, ये 1000 रुपये। अब वो कह रहा है कि 30% का लाभ हो प्राप्त हो, तो 30% का लाभ प्राप्त हो तो देखो 30% का लाभ प्राप्त हो, तो इसका मतलब क्रय मूल्य हमारे पास में हमें 30% के लाभ के साथ में विक्रय मूल्य काटना है। तो जब विक्रय मूल्य काटना है तो क्या करते हैं, लाभ का मतलब 13/10 और सीधे से गुणा करेंगे जब विक्रय मूल्य काटना है। तो 1000 में 13/10 1300 रुपये आ गया। ये तो था फर्स्ट मेथड। सेकंड मेथड जो एक लाइन में होगा, सेकंड मेथड एक लाइन में कैसे होगा देखो 700 रुपये विक्रय मूल्य है, 700 रुपये विक्रय मूल्य है। अब पहले पे क्या हुआ, विक्रय मूल्य से 30% हानि हुई। जब विक्रय मूल्य आपके पास में और हानि आपके पास में हो तो क्रय मूल्य निकल जाता है। क्रय मूल्य कैसे निकलता है, 30% को 3/10 कहेंगे, हानि का मतलब 7/10, और क्योंकि हमें क्या काटना है, विक्रय मूल्य हमारे पास में है और क्रय मूल्य निकालना है। क्रय मूल्य निकालने के लिए उल्टे से गुणा करते हैं, यानी 10/7 से गुणा कर देंगे। तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा क्रय मूल्य। अब हमारे पास क्रय मूल्य है और 30% का लाभ, लाभ का मतलब हो गया हमारा 13/10, 13/10 हमारे पास में क्रय मूल्य क्या निकालना है, विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य निकालने के लिए सीधे से गुणा करेंगे, तो इसमें सुधा सीधे से गुणा कर देंगे, तो यहाँ पे आपका आ जाएगा विक्रय मूल्य। तो अब एक ही लाइन में हो जाएगा 700/10, पहले उल्टे से गुणा, ये क्रय मूल्य आ गया और फिर सीधे से गुणा, फिर विक्रय मूल्य आ गया। एक ही लाइन में ये सारी कैलकुलेशन दिमाग में हो गई, लिखी सिर्फ मैंने 2 ही चीज है। तो अब यहाँ पे काट लेंगे, 100 दाम 100 सत्य 700, 100 हो गया, 10 से 10 कट जाएगा और 13 गुणा 100 1300 हो गया। यानी यहाँ पे अगर आपके समझ में आ गई है बात तो एक लाइन में ये क्वेश्चन हो जाता है, और नहीं तो थोड़ा लंबा करना पड़ता है। अगर आप समझ में आ गए तो सारी कैलकुलेशन दिमाग में हो जाएगी और सिर्फ एक लाइन में क्वेश्चन हो जाएगा। और अगर आपको नंबर आना है आपको कंपटीशन में, तो आपको प्रैक्टिस ये करनी ही पड़ेगी कि एक लाइन में आप क्वेश्चन कर सको। क्वेश्चन नंबर आंसर देखो, इसका आंसर यह आ गया 1300 रुपये। अगला क्वेश्चन है, ए और बी कोई साझेदारी का कार्य 5/6 में पूंजी लगाकर शुरू करते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा, ए और बी कोई साझेदारी का कार्य 5/6 अनुपात में पूंजी लगाकर शुरू करते हैं। 8 महीने बाद ये अपने को इस कार्य से हटा लेता है। तो यदि उन्होंने 5/9 के अनुपात में लाभ पाया तो बी ने अपनी पूंजी कितने महीनों तक लगाए रखी। देखो ए और बी को मैंने मेरा जाके वहाँ पे जो पार्टनरशिप है, साझेदारी, वहाँ पे बेसिक में पढ़ो जाके, वहाँ पे आपसे समझ में आएगा। ए और बी का अनुपात हो गया 5/6 का। ठीक है, इसने 8 महीने लगाए तो 8 की गुणा कर दी, और इसके समय का नहीं पता तो समय हमने x मान लिया, बी के x गुणा कर दी। उसके बाद में क्या हुआ, उसके बाद में वो कह रहा है कि उनका जो अनुपात लाभ का अनुपात है वो 5/9 हो गया, लेकिन हमारे हिसाब से लाभ का अनुपात कितना है 40/6, 6x। तो 40/6x बराबर कितना हो गया 5/9। ठीक है, तो 5/9, या तो इसको ऐसे लिख लो या फिर इसको रियल बटे इमेजिनरी भी कर लो, इमेजिनरी भी लिख लो। तो हमारे हिसाब से है 40/6x, और ये क्या है इमेजिनरी, और रियल क्या है, रियल वो क्या देखो, रियल है 5/9 और इमेजिनरी है 40/6x। अब नीचे जो नीचे वाला ऊपर और बीच वाला में गुणा कर देंगे, ये हो जाएगा रियल बटे इमेजिनरी, या ऐसे भी कर लो। तो ये क्या होगा 6, ये हो जाएगा 6x गुणा 5 और 40 गुणा 9, तो 40 गुणा 9 हो जाएगा। ये रियल बटे इमेजिनरी से नहीं होगा ये ऐसे, क्योंकि ये उल्टा बैठ रहा है अभी। ठीक है, तो इनका अनुपात क्या हो जाएगा, हमारे हिसाब से इनका अनुपात बैठ रहा है 40/6x, 40/6x बैठ रहा है। उसके हिसाब से क्या है, वो कह रहा है अनुपात 5/9, तो 40/6x बराबर कितना है 5/9 के होना चाहिए। तो कर लेंगे 6x क्या होगा, 6x इधर देखो, इधर ये 6x गुना में चल जाएगा ये, अच्छा x बराबर कर दिया ना मैंने, x बराबर मतलब ये भी ठीक था वैसे, फिर तो ये भी ठीक था, ऐसे भी हो जाता। चलो छोड़ो, 6x
देखो ये हुआ है यहाँ पे, ये हुआ है, आप ये तो चलो ये हो गया, हाँ ये इधर चला जाएगा, वर्ग गुणा हो जाएगी इसकी, 6x गुणा 5 हो जाएगा बराबर 40 गुणा 9 हो जाएगा। और यहाँ पे x ऐसे ही, क्योंकि ये उनके बीच में कुछ निशान नहीं, गुणा का निशान है और ये भी गुणा है, तो x ऐसे ही रह जाएगा और ये 56 30 नीचे चला जाएगा। 40 गुणा 9 बटे 6 गुणा 5, ये जैसे मैंने किया है, ये यहाँ से आया है, ठीक है। 40 गुणा 9 बटे 6 गुणा 5, और जो रियल बटे इमेजिनरी कर रहे थे उससे काट पीट के 12 आ गया, ठीक है। और जो रियल बटे इमेजिनरी हम कर रहे थे, रियल बटे इमेजिनरी हम कर रहे थे, वो भी क्या कर रहे थे, वो कर रहे थे हम 5 बटा 9 और 40 बटा 6x, ये भी ऐसे ही जा रहा था। और ये देखो 5 गुणा 6x और बटे 9 गुणा 40, और लेकिन इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि ये क्यों नहीं होगा इससे, क्योंकि ये यूनिट आएगी, रियल नंबर नहीं आने का, क्या आएगी, यूनिट आएगी, ठीक है। तो ये इसलिए ये हमारे माने हुए नहीं है, इसीलिए रियल बटे इमेजिनरी नहीं होने का, क्योंकि ये यूनिट आएगी और यूनिट में की इसमें गुना करके तब वो आएगा। अब यहाँ पे हम काटेंगे 5 छंग 5 अट्ठे 40 और 2 तिये 6 और 2 चौक 8 और 3 तिये 9, तो x बटे 12 आ जाएगा, तो ये यूनिट आएगा, इसलिए इससे नहीं होगा। तो इस प्रकार ये छोटा सा क्वेश्चन है, ज़्यादा लंबा नहीं है, ठीक है। ये मैंने ये एक आपका ये मान के चलो कि दूसरे तरीके से करने का के लिए ट्राई किया था ये। तो a इतना हो गया, b इतना हो गया, जो ये देखो 6x हो गया, ये हुआ इसलिए नहीं क्योंकि ये 8 देखो ना, 8 क्या है, उसने महीने दिए हुए हैं, ये 8 क्या है, महीने दिए हुए हैं। और हम ये तो मानते हैं 5:6 तो माने हुए हैं, लेकिन 8 महीने उसने दिए हुए हैं, इसलिए ये रियल बटे इमेजिनरी से नहीं होगा, क्योंकि हम यूनिट की गुणा किस में होती है, माने हुए में होती है, जो रियल नंबर में नहीं होती है, रियल नंबर में नहीं होती है, इसलिए क्यों ये 8 क्या है, उसने दिया हुआ है, रियल नंबर है ये, इसलिए ये रियल बटे इमेजिनरी से नहीं होने का। तो 40 बटे 6x बराबर होगा 5 बटे 9, इनकी वर्ग गुणा कर देंगे और वर्ग गुणा करने पे जो आएगा वो जब काट पीट के 12 इसका आंसर आ जाएगा, ये रहा 12। अगला क्वेश्चन है, एक रेलगाड़ी की चाल 72 किलोमीटर प्रति घंटा है, जो 200 मीटर लंबे एक प्लेटफॉर्म को 22 सेकंड में पार करती है, तो रेलगाड़ी की लंबाई कितनी है। देखो मैं जाके मेरे रेल वाले चैप्टर में जाके देखना, वहाँ पे उसमें यूट्यूब चैनल पे, तो वहाँ पे आपको पता चलेगा कि दूरी क्या होगी, दूरी बराबर क्या हो जाएगी, रेल की लंबाई और जमा ये किसको पार किया, प्लेटफॉर्म को, प्लेटफॉर्म की लंबाई, रेल की लंबाई और प्लेटफॉर्म की लंबाई दोनों कितनी हो जाएगी, दूरी हो जाएगी। तो और ये क्या है, समय दिया है हमें उसको पार करने का, तो समय बराबर क्या होती है, दूरी बटे चाल, दूरी बटे चाल समय हो गया, दूरी हमारी ये हो गई, चाल हमारी ये हो गई। अभी चाल कितनी दिया, किलोमीटर प्रति घंटा में, और समय सेकंड में दे दिया, तो इसका मीटर प्रति सेकंड बनाने का मुझे बताया हुआ मैंने बेसिक में, 5 बटे 18 से गुणा करेंगे तो 5 नीचे रह जाएगा, 18 ऊपर चला जाएगा, 72 की जब 5 बटे 18 से गुणा करेंगे तो 18 ऊपर चला जाएगा, 18 चौक 72, 4 पंजे 20, 20 और 20 की जब 22 में गुणा करोगे तो 440 आ जाएगा, 440 में से 200 ये प्लस में है, इधर जाकर घट जाएगा, 220 मीटर आ जाएगा। ये आपको कैलकुलेशन में बार बार नहीं बता सकता, ये बेसिक में जाकर देख लो, इसीलिए ये चीज़ भी मैंने ज़्यादा एक्स्ट्रा ही लिख दी। आपको ये कैलकुलेशन दिमाग में करनी ही पड़ेगी, नहीं तो नंबर नहीं आएगा, कम से कम लिखना है हमें यहाँ। एक आयत की लंबाई तथा चौड़ाई का अनुपात 4:3 है तथा उसका क्षेत्रफल 1728 मीटर स्क्वायर है, आयत का परिमाप कितना है। देखो लंबाई चौड़ाई का कितनी है, 4:3 है। देखो मैं ये बता दूं, जब भी 4:3 है और हमारे हिसाब से मतलब 4:3 हो गई, और जब तो कितना होना चाहिए था, एरिया, लेंथ होती है, लेंथ, लंबाई को इंग्लिश में लेंथ कहते हैं, चौड़ाई को बी कहते हैं। लंबाई लिखने में टाइम लगता है, चौड़ाई का लिखने में टाइम लगता है, इसमें एल और बी लिख दिया, और क्षेत्रफल को एरिया कहते हैं, इसका ए लिख दिया, ठीक है।
तो जब लंबाई चौड़ाई 4:3 है तो इनका क्षेत्रफल 12 होना चाहिए, और उसके हिसाब से क्षेत्र कितना 1728 मीटर स्क्वायर। इस चीज पे जरूर ध्यान रखना है, क्षेत्रफल क्या है मीटर स्क्वायर। तो हमारे हिसाब से क्षेत्रफल कितना है 12, तो रियल बटे इमेजिनरी और साथ में अंडर रूट होगा, क्योंकि स्क्वायर है, कितना है मीटर स्क्वायर। तो स्क्वायर से मीटर करने के लिए क्या करना पड़ेगा, अंडर रूट करना पड़ेगा। तो रियल बटे इमेजिनरी 717/28/12 कितना आ गया 144, 144 का अंडर रूट हो जाएगा। फिर देख लो, उसने कहा 4:3 है, तो 4:3 इस हिसाब से एरिया 12 होना चाहिए, हमारे हिसाब से 12 होना चाहिए, उसके हिसाब से इतना है। तो रियल बटे इमेजिनरी, इमेजिनरी क्योंकि मीटर स्क्वायर है तो इसका इससे मीटर करने के लिए स्क्वायर के लिए वो अंडर रूट करना पड़ेगा। तो रियल बटे इमेजिनरी का अंडर रूट हो जाएगा। क्षेत्रफल से जब भी रियल बटे इमेजिनरी करोगे हमेशा अंडर रूट करना है। आयतन में घन होता है, घन आयतन से जब आप रियल बटे इमेजिनरी करोगे हमेशा घनमूल करना पड़ेगा आपको, ये हमेशा ध्यान रखना, तभी यूनिट आएगी। क्षेत्रफल से वर्गमूल करना है, आयतन से घनमूल करना है, तभी यूनिट आएगी, नहीं तो सवाल गलत हो जाएगा। तो 14 का 144 का वर्गमूल 12 हो जाएगा। अब इस प्रकार सारी चीजें निकल जाएंगे। 12 चौक 48 लंबाई हो गई, 12 36 इसका चौड़ाई हो गई। और ये कह रहा है कि परिमाप कितना होगा, परिमाप का मतलब है क्षेत्रफल के कितने, परिमाप का मतलब है यानी चारों भुजा का योग, चारों भुजा, दो भुजाओं का योग ये हो गया, और 2 को और निकालना है। तो आज का परिमाप कितना हो, 2 गुना लंबाई जमा चौड़ाई है, यानी 4 2 दूनी 4 हो जाएगी। तो 2 गुना लंबाई जमा चौड़ाई, तो लंबाई जमा चौड़ाई का हो गई 84 कि 2 में गुना और कर देंगे 168, इसका आंसर आ जाएगा। ये देखो 168 कहा गया 168, 2 चौक 8 और 2 8 16, हाँ रेलगाड़ी की ये हो गया, ये 168 आंसर। ये है ना सवाल, आज की लंबाई 4:3 है, इसका क्षेत्रफल ये 168 आ गया। क्वेश्चन नंबर 100, ए तथा बी की कार्यक्षमता का अनुपात 4:5 है। ये रहा क्वेश्चन नंबर 100। ए तथा बी की कार्यक्षमता का अनुपात 4:5 है। यदि ए अकेले किसी कार्य को 15 दिन में करता है तो बी अकेले उस कार्य को कितने दिनों में करेगा। देखिए कार्यक्षमता का अनुपात 4:5 है, जो समय का अनुपात इसका उल्टा होता है, समय का अनुपात इसका उल्टा होता है कार्य अनुपात का। तो ये 5:4 हो जाएगा। अब वो कह रहा है कि ए अकेले किसी कार्य को 15 दिन में करता है, तो इसके हिसाब से 15 दिन में करता है, हमारे हिसाब से 5 दिन में करता है। तो रियल बटे इमेजिनरी 3 यूनिट, यानी 3 की गुणा इसमें करेंगे और 3 की गुणा इसमें करेंगे। तो यानी जिस काम को ये 15 दिन में करता है उसे ये 12 दिन में करता है, जिसे ये 15 दिन में करता है उसे ये 12 दिन में करेगा। तो 12 दिन आंसर आ जाएगा इसका। ठीक है बच्चों, 12 दिन इसका आंसर आ जाएगा। ये आ गया 12 आंसर। तो इस तरह आप देखोगे 100 के 100 क्वेश्चन इसका, ये 15 क्वेश्चन इसके हो गए, और सारा कुछ भी हमारे सिलेबस से बाहर नहीं था। ये पिछले साल का ही पेपर है जो 3rd शिफ्ट में आया था 8 दिसंबर 2017 को दिल्ली पुलिस का। तो अगर आप मेहनत करोगे और मैंने जो बेसिक दिया उससे करोगे तो आपका कुछ भी नहीं बचेगा, सब कुछ आपको पेपर में वो आपको दिया हुआ ही मिलेगा, और आप धड़ाधड़ क्वेश्चन को करके आओगे। तो इसलिए मेहनत करें, आपका नंबर जरूर आएगा। धन्यवाद।